हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सोशल मीडिया ऐप को, जो कि हम बनाएंगे यूजिंग मन स्टैक और नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क यूज़ करके। अगर आपको नेक्स्ट जेएस बिल्कुल भी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जेएस को या फिर पूरे कोर्स में हम नेक्स्ट जेएस को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट जेएस क्यों इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जेएस क्या होता है। एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क होता है, तो हम रिएक्ट की प्योर रिएक्ट की जगह हम नेक्स्ट जेएस का क्यों यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट जेएस में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, हर चीज़ हम कवर करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट जेएस का नाम भी पहली बार ही सुना है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा स्क्रैच से। ठीक है, ये कोर्स काफ़ी लंबा हो सकता है या फिर कई पार्ट्स में मैं ला सकता हूँ इसको, क्योंकि मैं केवल प्रोजेक्ट बना के सिखाने नहीं वाला हूँ आपको कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। मैं आपको इसके पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट, पूरा कोड फ्लो और किस तरीके से एक इंडस्ट्री लेवल हम कोड लिख सकते हैं, ये सब मैं आपको, एक क्लीन कोड कैसे लिख सकते हैं, ये सब मैं आपको इस पूरे कोर्स में समझाने वाला हूँ। तो अभी मैंने एक कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो भी हम इस वीडियो में या फिर इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, या आप इस प्रोजेक्ट में बोल सकते हो। तो अगर आपको, जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम सब कुछ कवर करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आपको प्री रिक्विजिट क्या क्या है कि आपको बेसिक ऑफ मन स्टैक आना चाहिए, आपको मोंगो डीबी पता होना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बिगिनर हो, ये पूरा कोर्स बिगिनर के लिए ही हो। आपको एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रिएक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रिएक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह, स्टेट क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं, सब पता होना चाहिए। और नोट जेएस, अगर आपको एक्सप्रेस पता है तो नोट तो पता ही होगा, क्योंकि एक्सप्रेस नोट का ही फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, आपको आई होप ये सब पता हो। तो ये ऐप होने कैसे वाला है, तो जैसे कोई भी नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप होती है जिसमें आप लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, वो भी होगा जो कि फुली ऑथेंटिकेटेड होगा, जो कि JWT टोकन का यूज़ करके हम इसको पूरा ऑथेंटिकेट करेंगे। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊंगा भी। अगर आपको JWT टोकन नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ बताऊंगा, तभी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। और इसमें क्या भी होगा, जैसे आप नॉर्मल कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लो, वहाँ पर यूज़र आता है, अपना प्रोफाइल बनाता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, और आप अलग दूसरे यूज़र का प्रोफाइल को भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और आपके प्रोफाइल पे फॉलोवर अनफॉलोअर का लिस्ट होता है कि जो कि फॉलो और फॉलोवर और फॉलोइंग का लिस्ट होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि किसने आपको फॉलो किया या किसने आपको फॉलो, किसने किसको किसको आपने फॉलो किया, वो सब लिस्ट वहाँ पे होगा। ठीक है, आप कोई भी एक अपने मन में कोई भी एक रियल टाइम, कोई भी अपने मन में आप एक सोशल मीडिया ऐप ले लो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो जो फंक्शनैलिटी होती है उसमें, वो सब हमारे उसमें होंगी। हम क्लोन नहीं बना रहे हैं, सिंपल है, लेकिन हर फंक्शनैलिटी जो एक सोशल मीडिया ऐप में होगी वो सब इसमें होगी। ठीक है, हम एक रियल टाइम पोस्ट भी जनरेट करेंगे Socket.io का हेल्प से। ठीक है, Socket.io भी अगर आपको नहीं पता क्या होता, कोई बात नहीं, इस कोर्स में हम देखेंगे। और रियल टाइम पोस्ट से क्या मतलब है हमारा, जैसे अगर आप ट्विटर पे आप कोई भी आप पोस्ट करते हो तो वो उसी समय पर ही दूसरे यूज़र के अकाउंट, दूसरे यूज़र जिसने आपको फॉलो किया है उसमें शो हो जाता है तुरंत ही, बिल्कुल टाइम नहीं लेता, तो उसको रियल टाइम बोलते हैं। तो यही हम एक चैट एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं Socket.io, हम इसमें भी वही यूज़ करेंगे। और जो जो जैसे हमने पोस्ट किया क्रिएट, तो पोस्ट को लाइक डिसलाइक का भी ऑप्शन होगा, लोग आके उस पर कमेंट कर सकते हैं और आप दूसरों के कमेंट डिलीट भी कर सकते हो अगर कोई बेकार कमेंट कर दे, कोई भी सिंपल, जैसे सिंपल सोशल मीडिया एप्लीकेशन में होता है। और भी बहुत सारे फीचर होंगे एंड मेनी अदर फीचर विच यू यूजली सी इन एनी सोशल मीडिया ऐप, जो कि मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग हम करेंगे इसमें, और वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स को देखने के बाद क्या होगा, आप तो इस कोर्स, आप इस प्रोजेक्ट को या इस कोर्स को इसलिए तो आप देख नहीं रहे हो कि आप केवल सोशल मीडिया ऐप बना लोगे आपका काम हो जाएगा। आप इसलिए देख रहे हो कि ताकि आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सको। मतलब अगर आप इस कोर्स को देख लेते हो ना, तो आप कई सारी चीज़ें, जैसे आप ब्लॉग वेबसाइट, चैट एप्लीकेशन या ई कॉमर्स वेबसाइट को बहुत ही आसानी तरीके से बना लोगे। ई कॉमर्स क्यों, देखो, चैट ब्लॉग वेबसाइट में तो वही यूज़ होगा जो पोस्ट वगैरह पोस्ट होने में यूज़ होता है, कमेंट लाइक डिसलाइक तो होता ही है, जो सोशल मीडिया ऐप में होता है। चैट एप्लीकेशन जिसमें रियल टाइम चैट होता है, जैसे कमेंट्स हो गया रियल टाइम, या फिर अब मैंने यहाँ पे Socket.io का बताया है, तो Socket.io यूज होता है चैट एप्लीकेशन में। और ई कॉमर्स में जैसे हम CRUD ऑपरेशन करेंगे, CRUD क्या होता है, क्रिएट, CRUD का फॉर्म क्या होता है, क्रिएट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये सब हम इसमें करेंगे। तो इस वजह से ई कॉमर्स में भी वही सेम चीज़ होता है, तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। ठीक है,
और मैं आपको ये बता दिया कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे, भी बताऊंगा किस तरीके से कैसे कैसे अच्छे नाम लिखेंगे, रियल नेम यूज़ करेंगे, और प्रोजेक्ट्स को हम हर अलग अलग फोल्डर में कैसे मैनेज करेंगे ताकि हमारा एकदम स्टैंडर्ड हो, इंडस्ट्री लेवल कोड हम इसमें करने की कोशिश करेंगे, सब फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट। ठीक है। और मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँगा कि आप ये कोर्स देखते देखते आप एक ट्यूटोरियल हेल में ना फंस जाओ। ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरी कुछ बात माननी होगी। जैसे अगर मैं कोई फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इसके बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ लो, तो मैं आपको ये तो बताऊँगा कि ये जो फंक्शन है वो मेरे सिनेरियो में क्या मदद कर रहा है, लेकिन और भी सिनेरियो में क्या क्या मदद कर सकता है ये आपको मैं बता दूंगा कि आप जाके यहाँ पढ़ लो, तो आप पढ़ लेना। ठीक है। अगर आप ऐसा ये अगर आप टेक्निक फॉलो करोगे सिर्फ मेरे कोर्स के लिए नहीं, किसी भी कोर्स के लिए, जो जो चीज़ आप देख रहे हो उसके बारे में थोड़ा जाके पढ़ लो, तो आप ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसोगे, बच जाओगे। ओके। तो जैसे हम बात किए कि हम नेक्स्ट जीएस का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, तो हम वो क्यों करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। लेट अस सी व्हाई यू आर यूजिंग नेक्स्ट जीएस फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ रिएक्ट जीएस। देखिए, रिएक्ट जीएस में क्या होता है कि इसका मैं सबसे पहले बता दूं कि ड्रॉबैक क्या होता है। नेक्स्ट जीएस रिएक्ट जीएस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, वो होता है एसईओ फ्रेंडली नहीं होता। ये एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आप गूगल पे सर्चेस देखते हो, गूगल कोई अगर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो, जो कुछ वेबसाइट आपको दिखते हैं, आप पेज पे आ रही हो, उसका जो फ्रंट पेज पे आ रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये हमारे एसईओ फ्रेंडली है और हमारे गूगल में रैंक कर रहा है। तो अगर आप रिएक्ट प्योरली रिएक्ट जेएस का यूज़ करके अपना कोई भी आप बनाते हो प्रोजेक्ट या अपना कोई वेबसाइट बनाते हो, तो वो रैंक नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्ट जेएस में मोस्टली क्या होती है, जो हमारा कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट द्वारा रेंडर किया जाता है, और जो आ, आपको जो ब्राउज़र में दिखता है वो सिर्फ आपको एक सिंगल डिव मिलता है जिसकी आईडी होती है रूट, और उस रूट के अंदर सारा आपको जो कोड होता है वो होता है जो कि जावास्क्रिप्ट उसको रेंडर करता है, जो हमारे गूगल बॉट होते हैं या सोशल मीडिया बॉट होते हैं जो इसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमारा रैंक नहीं करता। उसी को सबसे ये सॉल्व करता है हमारा नेक्स्ट जेएस। अगर आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ करते हो, नेक्स्ट जेएस में सिंटैक्स पूरा हम वही यूज़ करते हैं जो हम रिएक्ट जेएस में यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेक्स्ट जेएस में जो कि जो हमें रिएक्ट जेएस में काफ़ी परेशान करती है, वो नेक्स्ट जीएस में वो आसान हो गया, क्योंकि फ्रेमवर्क का काम ही यही होता है कि जो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा और अच्छा करना। तो इसलिए हम उसके इसके लाइक इसीलिए हम नेक्स्ट जीएस का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट जीएस टोटली एसईओ फ्रेंडली होता है। पूरा हमारा स्टैटिक साइड रेंडिंग होती है, काफ़ी सही होता है। अब नेक्स्ट जीएस के कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं जो काफ़ी सही होती हैं, जो हमें हेल्प करेगा, जो हमें रिएक्ट जीएस में नहीं मिलता। सबसे पहले क्या होता है पेज बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। पेज बिल्डिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है? जो कि अभी मैंने बात किया एसईओ फ्रेंडली के बारे में, कि जो भी डेटा हम रिसीव करते हैं फ्रॉम ब्राउज़र, उसका कंटेंट हमें अपने ब्राउज़र पे दिखता है। जैसे रिएक्ट में हमें वो कंटेंट नहीं दिखता ना ब्राउज़र में, लेकिन नेक्स्ट जेएस में हम कोई भी अगर कहीं से भी रेंडर करें, हमारे ब्राउज़र पे वो कंटेंट दिखता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी अगर जो भी गूगल बॉट हो या सोशल मीडिया बॉट हो, वो हमारे कीवर्ड को ट्रैक कर सकता है और उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट रैंक कर सकती है। और सेकेंड, जो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, सपोज़ अगर आपने इसको मैं समझाता हूँ। सपोज़ अगर आपने कई सारे आप रिएक्ट में काम कर रहे हो और आपने कई सारे कंपोनेंट बनाए। सपोज़ आपने अपना कंपोनेंट क्या क्या बनाया, आपने बनाया लॉगिन। ठीक है। लॉगिन डॉट जेएसएक्स बनाया आपने, और रजिस्टर डॉट जेएसएक्स बनाया। ठीक है। और आप एक होम डॉट जेएसएक्स से इसको रेंडर कर रहे हो, इन दोनों को। ठीक है। आपको क्या चाहिए होगा कि जब भी मैं अपने ब्राउज़र में आकर के मान लो ब्राउज़र हमारा है लोकल होस्ट, जब तक इसको हम डिप्लॉय नहीं करते, तो लोकल होस्ट 3000। ठीक है। अगर मैं स्लैश करके मैं लॉगिन लिखूं तो मेरा लॉगिन पेज खुल जाए, और रजिस्टर लिखूं तो हमारा रजिस्टर पेज खुल जाए। अगर ये सब चीज़ करने के लिए हमें हमें रिएक्ट में क्या करना होता था? हमें रिएक्ट में हम यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे हम? अगर आपको याद हो, हम यूज़ करते थे रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। राउटर डॉम का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने मेन कंपोनेंट को राउट राउट से कवर करते थे, फिर हम नेविगेशन का यूज़ करते थे हर एक पेज में, फिर लिंक लगाते थे। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था हमारे इसमें, जो कि हमारा काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जीएस में क्या होगा, हम पेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है। और पेजेस नाम का ही फ़ोल्डर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। तो हम पेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके आगे हम कुछ भी चाहे लॉगिन जे एस एक्स लिखें, लॉगिन डॉट जे एस लिखें, या रजिस्टर डॉट डॉट जे एस लिखें, कुछ भी लिखें। अगर हम लोकल होस्ट
3000 स्लैश अगर हम लॉगिन लिखते हैं तो हमारा ये लॉगिन पेज ही खुलेगा। ठीक है, हमें इसके लिए कोई भी राउटर की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी हमें नेविगेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हमको इस पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर लिखना होगा। ओके, ये काफ़ी सही है। और भी कई सारे हमारे हमारे पास बिल्ट इन एबिलिटी होती है जो हमारे कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती है, जो हम हर एक चीज़ को इस कोर्स में या इस प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं। और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो स्टैटिक साइट जनरेशन होती है। सपोज अगर हमारे पास कोई भी फुल डायनेमिक साइट, कोई हमारे पास वेबसाइट है, उसको स्टैटिक में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप को हम ले लें, तो अगर आप कोई भी उसमें से पोस्ट जाते हो सोशल मीडिया में, उसको आप कॉपी करते हो, जाके व्हाट्सएप पे आप पेस्ट करते हो, तो आपने देखा होगा कि वो लिंक नहीं आता है, उसके ऊपर कुछ कंटेंट भी बन के आ जाता है। ठीक है, आप सपोज कर लो कोई भी, अगर आप यूट्यूब का कुछ भी आपने शेयर किया हो कोई लिंक, तो जब जैसे आप लिंक पेस्ट करते हो तो ऊपर यूँ इस टाइप का कंटेंट बन जाता है, वहाँ पे आपको थंबनेल दिखता है और भी चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें ना, ये आप नेक्स्ट जीएस को हेल्प करने में नेक्स्ट जीएस ये सब चीज़ें करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जीएस को सेटअप करना या देखना क्या होता है। उसके बाद फिर हम हर एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को हम कैसे करेंगे, तो आप उतना ज़्यादा इस पे आप अभी फोकस मत करो। अभी आप जो हम पहले सबसे पहले करने वाले हैं ना, उसको फोकस करो। अगर आपको ये दिख रहा है कि इतना सारी चीज़ें हैं, रियल टाइम पोस्ट है, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप हर एक चीज़ पे फोकस मत करो कभी भी। चाहे अगर आप ये वीडियो देखते वक्त या फिर अगर कोई अपना ही प्रोजेक्ट बनाओ, तो उस पूरे वेबसाइट पे ही फोकस मत करो। जो आपको एक स्टेप लिख लो कि सबसे पहले क्या करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें नेक्स्ट जीएस करना है, सेटअप करना है, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम उसी पे फोकस करेंगे। फिर हमको रजिस्टर पेज, लॉगिन पेज बनाना है, फिर हम उस पर फोकस करेंगे, आगे का भूल जाएंगे। फिर जैसे जैसे चीज़ें हम आगे करते जाएंगे ना, हम एक एक चीज़ पे फोकस करते जाएंगे और हमें अपने आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्रोम खोलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं लिखता हूँ नेक्स्ट डॉट जे एस। जो पहला आएगा नेक्स्ट डॉट जे एस बाई वर्सल, ये वर्सल के द्वारा हमारा रिएक्ट का फ्रेमवर्क बनाया गया है। वैसे वर्सल ने बनाया नहीं था, वर्सल ने एक्वायर किया था। तो ये एक रिएक्ट फ्रेमवर्क है फॉर द वेब। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सीधे सीधे ब्लॉग में, सॉरी डॉक्स में। तो मैं डॉक्स में आया, यहाँ पर आया मेरे पास गेटिंग स्टार्टेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप से इसको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑटोमेटिक सेटअप और एक है मैनुअल सेटअप। अगर हम ऑटोमेटिक सेटअप पे जाएं, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हम रिएक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही है, क्रिएट npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो लेटेस्ट वर्जन है वो है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर आपने रिएक्ट में अगर आप ऐसा करते हो, तो क्या होता है, हमारे पास एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर सब कुछ हमारे पास आ जाता है। हमारे पास पब्लिक फोल्डर होते हैं, एसआरसीज होते हैं, और हमारे पास इंडेक्स डॉट जी एस, ऐप डॉट जी एस नाम का कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें देखते होंगे, अगर आप कोई एकदम ही बिगनर है रिएक्ट में, और सीधे वो फोल्डर स्ट्रक्चर देखता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इसमें भी आप बहुत ज़्यादा बिगनर हो, नेक्स्ट जीएस में आप बिगिनर हो बहुत ज़्यादा, आपको नहीं आता कुछ, तो अगर मैं सीधे ये इंस्टॉल कर दूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उस फोल्डर को समझने में। वैसे ज़्यादा नहीं होगी, पर हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम मैनुअल सेटअप करेंगे। ठीक है, हर एक फोल्डर को मैं खुद से बनाऊंगा, हर एक फोल्डर को मैं खुद बनाऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और उसके हर एक वर्किंग को भी मैं बताऊंगा। इसीलिए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हम npm इंस्टॉल का यूज़ करेंगे। रिएक्ट सब npm इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या हमारे पास होगा इंस्टॉल, हमारे पास होगा नेक्स्ट इंस्टॉल होगा, रिएक्ट होगा और रिएक्ट डॉम होगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी किया, और मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में। मैं आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर दो फाइल बनाता हूँ, दो फोल्डर बनाता हूँ। एक का नाम रखता हूँ क्लाइंट, जिसमें मैं अपना सारा फ्रंट एंड कवर करूँगा। नहीं सॉरी, मैंने फोल्डर बना दिया, फाइल बना रही है जो फोल्डर बना था। तो इसके अंदर मैं अपना सारा फ्रंट एंड का काम करूँगा, और एक होगा सर्वर नाम का फोल्डर, जिसके अंदर मैं पूरा बैक एंड का काम करूँगा। ठीक है, तो मैं क्लाइंट में यहाँ पर अपना खोल लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले, अगर हमें कोई भी npm का कोई भी हमें कमांड यूज़ करना है npm का, तो हमको सबसे पहले npm इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, तो हम npm इनिशियलाइज करेंगे कहाँ पे, क्लाइंट में। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट में जाता हूँ, सी डी क्लाइंट, सी डी सी लिख के मैंने टाइप किया, क्लाइंट आ गया। मैं
अपने क्लाइंट फोल्डर के अंदर आ गया। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मैं npm init करता हूँ। अगर मैं -y फ्लैग लगा दूँ ना, तो सारी चीज़ें हमारे पास अपने आप ट्रू होके आ जाएंगे, पर मैं एक एक करके करता हूँ। मैंने एंटर किया, इनिशियलाइज कर रहा है। पैकेज नेम क्या है? क्लाइंट है, सही है। वर्जन हमारे दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर सोशल मीडिया ऐप फ्रंट एंड। मैंने एंटर किया। एंट्री पॉइंट index.js, ठीक है। एंट्री पॉइंट वो होता है जहाँ से कोड रन करना स्टार्ट होता है। टेस्ट कमांड को खाली रखते हैं। गिट रिपोजिटरी अभी तो कुछ नहीं है। कीवर्ड्स भी एंटर करना। ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ, यादवेंद्र शुक्ला। एंटर किया। लाइसेंस, ठीक है। वाई दबा के मैंने एंटर किया। हमारे पास सब कुछ सही से आ गया, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था npm इंस्टॉल, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। हमारे लिए ये इंस्टॉल करेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ताकि इसके हम क्लासेस के यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के, काफ़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर मैं एंटर करता हूँ। अब ये हमारा पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले सकता है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं वापस आता हूँ। तो अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्लाइंट अगर खोलता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास package.json आता है यहाँ पे। इसको मैं नीचे कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। हमारे पास आता है package.json, ठीक है। और यहाँ पर आप जो 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 डिपेंडेंसी आप डाउनलोड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया बूटस्ट्रैप किया, नेक्स्ट किया, रिएक्ट किया, रिएक्ट डॉम किया, ये सब यहाँ पे शो होता है, ओके। और हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट को चेंज करना है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में आए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक बार आपका package.json क्रिएट हो गया, तो अपने आप स्क्रिप्ट को चेंज कर लो। तो हम डेव का यूज़ करेंगे। अभी हम डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो प्रोडक्शन मोड कर देंगे। तो डेव क्या होगा? जब हम करेंगे अपना रन करेंगे हम अपना ऐप को, तो हम डेव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जब हम प्रोडक्शन मोड में आ जाएंगे तो उसको हम एंड पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर टेस्ट की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। थोड़ा सा उसको अलाइन कर लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल एस किया, सेव हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। मैं क्लाइंट में एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ पेजेज नाम का, जो कि हमने बात की है कि पेजेज नाम का फ़ोल्डर बनाना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा पेजेस, ठीक है। और ये पेजेस नाम होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये पेजेस नाम नहीं होगा तो आपका रेंडर नहीं करेगा वेबसाइट। तो मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ index.js नाम का फाइल, और मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू, मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। आई होप आप एरो फंक्शन से फैमिलियर होंगे। और मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ पूरा जो जो हमारे पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं, रिएक्ट का पूरा कंपोनेंट टाइप का, हम वही लिखेंगे। सिंटेक्स सेम होता है। और इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं, इसका नाम होगा कंटेनर, जो कि ये बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर। और इसके अंदर हम लगाते हैं डिव डॉट रो, ये भी एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। एक रो बना, एक कंटेनर बना देगा। और मैं बताता हूँ क्या करता है। ये क्या होगा, एक कंटेनर बन के आ जाएगा, उसके अंदर हमारे पास रो होंगे, और रो के अंदर इस कॉलम में हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं, एक रो बन जाएगा। उस रो के अंदर हम एक कॉलम बनाया है जिसके अंदर कुछ लिख रहे हैं हम। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी होम, होम लिखा हमने, ठीक है। हमने क्रिएट कर रही है यहाँ पे। और देखिए सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी होता है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर आप बिना सेमी कॉलम लगाए चलाते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेमी कॉलम लगाते हो ना, तो हमारा कोड काफ़ी अच्छा दिखता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं एकदम स्टैंडर्ड तरीका बताऊँगा, कोड कैसे क्लीन कोड लिखते हैं वो भी बताऊँगा मैं। और अगर आपने जब रिएक्ट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम कंपोनेंट को इस टाइप का बनाते हैं। उसके बाद फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और होम लिख के मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कोई खोलता हूँ लोकल होस्ट, कोई भी लोकल होस्ट 3000, अब देखिए हमारे पास यहाँ होम पेज रेंडर होके आ रहा है, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट जे एस हमने तो यहाँ पर देखा था कि इंडेक्स डॉट जे एस जो एंट्री पॉइंट है, तो हमारा कोड रन होना यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊँ, लॉग इन डॉट जे एस, और बनाता हूँ रजिस्टर डॉट जे एस नाम का, ठीक है। मैं रजिस्टर में भी एक कंपोनेंट बनाता हूँ रजिस्टर नाम का। रजिस्टर एरो फंक्शन ही होगा ये भी। मैं रिटर्न करता हूँ, और div डॉट कंटेनर, div डॉट रो, div डॉट, अगर div डॉट ये रो कॉलम नहीं समझ में आ रहा, इसको आप ध्यान मत दो,
मैं बाद में बताऊँगा। फिर मैं यहाँ पर एच में लिखता हूँ रजिस्टर पेज, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और रजिस्टर, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और लॉगिन में भी सेम ही होगा, तो मैं यहाँ पे लॉगिन में इसको पेस्ट करता हूँ, बस रजिस्टर की जगह हम लॉगिन कर देंगे। तो मैं मल्टी कर्सर यूज़ करूँगा, टैब दबा के आप ऐसे क्लिक करते हो तो मल्टी कर्सर आ जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ लॉगिन, मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैंने पेजी नाम का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैं index.js बनाया, login.js और register.js बनाया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें पेज रेंडरिंग कितनी आसान हो जाती है अगर आप लोकल होस्ट में यहाँ पर आओ। कोई भी मैंने राउटर डॉम वगैरह कोई भी यूज़ नहीं किया, कोई भी राउट्स यूज़ नहीं किया, मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ लॉग रजिस्टर, मैंने एंटर किया, देखिए रजिस्टर पेज आ गया हमारा। ये वाला रजिस्टर पेज काफ़ी आसानी से हमारे पास रेंडर हो गया, सिर्फ इस पेजेस फोल्डर के अंदर ये फाइल बनाने से। और अगर हम यहाँ पर सेम वही करते हैं, अगर हम लॉगिन करते हैं लॉगिन, तो हमारे पास ये लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। तो हमने ये बेसिक देख लिया अभी तक नेक्स्ट जेएस का। अब आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं किया था, मैंने यहाँ पे npm रन डेव करके नहीं दिखाया, तब भी आपका पेज चल रहा है, आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक अलग टर्मिनल में रन कर लिया था। तो मैं यहाँ पर अगर आप इसको रन करना हो ना, जैसे यहाँ पर लोकल होस्ट सब आ रहा है, अगर मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने बंद कर दिया है, तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। हमारे पास कैन नॉट रिसाइड होगा, क्यों? क्योंकि हमने रन बंद कर दिया है। अब मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, क्या करूँगा मैं, npm रन डेव करके मैं एंटर करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक हो जाए रन, देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट का नाम का हमारे पास फोल्डर बन गया है, जहाँ से हमारा सारा वर्क सर्व होगा। हम अगर वापस यहाँ पर आकर के इसको कट करता हूँ, लोकल होस्ट 3000 लिखा मैंने, वापस हमारा रन होने स्टार्ट हो गया, लॉगिन लिखा, लॉगिन पेज आ रहा है, ठीक है। इससे पहले क्यों हो रहा था पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने पहले से कहीं और पे इसको रन करके रखा हुआ था, इस वजह से हमारा रन हो रहा था। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि बिना मैंने रन किए कैसे हो रहा था रन, तो ये इसका रीजन था। इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्या हुआ था, अभी आप करो। अगर इसको रन करने के लिए आपको npm रन डेव करना होता है, next.js नाम का फोल्डर क्रिएट होता है और यहाँ से हमारा सारा वर्क सर्व होता है ब्राउज़र में। तो अब हमारा next.js सर्वर रन हो रहा है अच्छी तरीके से। तो मैंने अभी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था स्टार्टिंग में, और मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को भी यूज़ किया, कंटेनर, रो, कॉलम में और भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसको मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसको यूज़ में लाने के लिए मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। तो जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया है क्लासेस को, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को, इंडेक्स में भी, लॉगिन में भी, रजिस्टर में भी, तो क्या मुझे हर जगह इसको इंपोर्ट करना होगा? ठीक है। तो अगर ये चीज़ें को ना करने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर ऐप लिखता हूँ और नीचे जाता हूँ, यहाँ पर कस्टम ऐप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, नेक्स्ट जीएस क्या होता है, ऐप कंपोनेंट को यूज़ करता है टू इनिशलाइज पेजेज, हमारे पेज को इनिशलाइज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी पेजेज हों आपके ऐप में, जितने पेजेज हों, चाहे इंडेक्स हो, ऐप हो, आपके पास लॉगिन हो, रजिस्टर हो या होम हो, कितने भी पेजेज हों, सबसे पहले हमारा जो रन होता है वो होता है app.js, अंडरस्कोर app.js, यही हमारे पास यूज होता है, रन होता है सबसे पहले। तो जो भी चीज़ें अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज होते हैं, वो हमारे पूरे पूरे नेक्स्ट जेएस हमारे इन्वायरमेंट के लिए अवेलेबल होता है, जो कि एक आप ग्लोबली समझ लेते हो कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो ग्लोबली हमारे लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं पेजेस में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ _app.js। आप देख लीजिएगा, कोई टाइपो एरर मत करिएगा, यही सेम _app.js लिखना है यहाँ पे नाम, ठीक है। और मैं वापस से इस पे आता हूँ और इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट को इसी लाइन में लिख लिया। पहले क्या कर रहा था, मैंने फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा था, आप इस टाइप से भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर अपना इंपोर्ट करता हूँ बूटस्ट्रैप को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ
तो मुझे बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कहाँ से करना है पता है? हमको नोड मॉड्यूल से करना है। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप सीधे सीधे वही कॉपी कर लो। तो मैं लिखा बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो आप भी इस टाइप से लिख करके इसको कर लो। और एक बार और बता दूँ, जब भी आप ऐप डॉट जी एस में कोई भी चेंजेस करते हो ना, तो आपको अपना सर्वर को से बाहर आके दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ता है। केवल ऐप डॉट जे जो भी चेंजेस करते हो, बाकी और किसी में नहीं। अगर आपने ऐप डॉट जे में कोई भी चेंजेस किए, कोई भी चीज़ें इंपोर्ट की, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज किया, कोई फंक्शन ऐड किया, तो आपको वापस से सर्वर को से बाहर आके सर्वर को स्टार्ट करना होता है। तो वापस से मैंने इसको रन किया। अब हो रहा है हमारा रन। हो जाए जल्दी से। हो गया। ठीक है, हमारा रन स्टार्ट हो गया। अगर अब हम आए ना अपने यहाँ पर, अपने लोकल होस्ट में आए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज आए हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे था साइड में, अब यहाँ पर आ गया लॉगिन। ठीक है, तो हमारा मतलब ये कंटेनर रो अप्लाई हुआ है। सपोज मैं इंडेक्स डॉट जेएस में आता हूँ, यहाँ पर कुछ और मैं क्लासेज ऐड करता हूँ। क्लास नेम मैंने ऐड किया यहाँ पे, डिस्प्ले मैंने किया, को 1 किया, और आ, क्या करता हूँ, टेक्स्ट को मैं सेंटर करता हूँ, और क्या करता हूँ, और मैं पैडिंग वाई में मैं 5 देता हूँ। मैंने सेव किया, वापस यहाँ पर आया, लॉगिन की जगह मैं वापस में होम पे गया, एंटर किया। ये देखिए हमारा होम इस टाइप का कुछ आ रहा है बीच में। तो अब हमें ये पता चल गया कि ऐप डॉट जे एस जो होता है वो क्या होता है, क्या करता है। वो हमारे कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। और इसको आप एक बार आके ना, आप यहाँ पर आओ, जो मैंने लिखा है सीधे इसको कॉपी मत करो। मैंने बोला था ना कि ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं फंसना है। जो मैंने किया उसको किल कर दो। आप आओ, छोटा सा ही यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इस पार्ट में बहुत ही छोटा चीज़ें लिखी हुई है, इसको पढ़ लो आप। टाइप स्क्रिप्ट को अभी इग्नोर करो। आप ये चीज़ें जितना यहाँ पे लिखा है ना, वो आप आके पढ़ लो। इसी टाइप से आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे अगर ये सब काम आप करोगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। तो अब हम एक नेविगेशन बार बनाते हैं। अब हम यहाँ पर नेविगेशन बार आएगा जिस पे हम हमारा सब कुछ होगा। जैसे कोई नेविगेशन बार होता है ना यहाँ वेबसाइट पे, वो हम बनाते हैं अब। तो जो भी नेविगेशन बार होगा ना, उसको हम रेंडर करेंगे अपने ऐप डॉट जे एस में, ताकि वो हर पेजेस पे वो शो हो। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। कंपोनेंट्स नाम रखता हूँ इसका। ठीक है, जो भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट होगा जो हम अपने वेबसाइट पर हम यूज़ करेंगे, उसको हम सब इस कंपोनेंट्स के अंदर रखेंगे। और जितने ज़्यादा हम पेजेस यूज़ करेंगे, वो हम पेजेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नैव डॉट जी एस नाम का बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नैव। ठीक है, एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। सही है, मैं यहाँ पर रिटर्न का यूज़ करता हूँ। अब इसमें मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, सीधे मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। आप एक्सपोर्ट यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। डिफ़ॉल्ट नैव। ठीक है, तो नैव मैं कहाँ से लेकर आऊँ पता है? मैं नैव को लाता हूँ बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप में जाता हूँ क्रोम में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूट बूटस्ट्रैप 5 का नैव बार। ठीक है, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर कई सारे नैव बार आ गए हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं पूरा फुल्ली फ्लेजेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, यहाँ पर लिखा है नैव एंड टैब्स, यहाँ पर आता हूँ। और मैं बहुत ही बेसिक का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे इस वाले में पता है क्या है, इसमें ये फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करता है। तो फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर आपको सी एस एस पता हो, वैसे पता होना चाहिए। तो मैं ये वाला लेता हूँ जो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैं नीचे करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये JSX फॉर्म में लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन कई कई जैसे कई कई टैग होते हैं ना, जैसे HTML में होता है, जैसे इमेज टैग होता है, तो जिसको यहाँ जिसके अंदर ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है, केवल इमेज ही होता है, ऐसे ही होता है ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, तो उसको अगर हमें JSX में अगर बनाना हो, तो हमारे लिए एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन पे आप जाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लिखो HTML to JSX। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन आएगा जिसको मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप इंस्टॉल कर लेना। तो इसको आप इंस्टॉल कर लो एक बार ना। तो जब कोई भी अगर HTML हो, उस पर आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट HTML टू JSX, तो इस पर क्लिक करो तो आपका ये JSX में ही कन्वर्ट कर देगा। बहुत सही। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं app.js में जाता हूँ, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट नैव को, मैंने यहाँ पर नैव को इंपोर्ट कर लिया। डॉट डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब इस पेज से बाहर गया और डॉट का मतलब इसके अंदर गया, ठीक है। तो डॉट डॉट अगर दूसरे आप किसी और फोल्डर में हो और ये नैव किसी और फोल्डर में है, तो हम डॉट डॉट का यूज़ करें, डॉट डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट स्लैश नैव। तो उसको हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले मैं रिटर्न में ये लगाता हूँ। तो जैसे आपको पता होगा जो हमारा JSX होता है, ठीक है, वो केवल एक ही, सॉरी, जो हमारा कंपोनेंट होता है वो केवल एक ही JSX एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। पर हमें अगर नैव भी करना हो तो हमें एक फ्रैगमेंट का यूज़ करना होगा। तो फ्रैगमेंट को आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप डिव समझो, ठीक है। आप यहाँ पर डिव लिख सकते हो, मैं डिव लिख नहीं रहा हूँ। अब इसको फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर दिया। तो क्या होता है ना, इसमें ये पूरा एक JSX एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस वजह से इसके अंदर आपको कितने में डाल दो। फिर मैं यहाँ पर नैव को भी यूज़ कर लेता हूँ। वापस मैं अगर अपने इसमें गया, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास आ गया सब चीज़। लेकिन इसके अंदर पता है, हम अपने नेक्स्ट जेएस में एक एक सेकंड, तो हम अपने नेक्स्ट जेएस में इस एंकर टैग का यूज़ नहीं करते हैं। उसके जगह हम क्या करते हैं, हम लिंक का यूज़ करते हैं। तो हमको लिंक का यूज़ करने के लिए उसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे रिएक्ट में। जैसे हम लिंक का यूज़ करते थे तो हम टू लिख के इसका पाथ देते थे। तो यहाँ पर हमें कोई रिएक्ट राउटर की ज़रूरत नहीं होगी और इसको हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें नेक्स्ट जेएस में अपने आप इंस्टॉल होके आया होगा वो। तो हम सीधे लिखेंगे इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम, कहाँ से, नेक्स्ट स्लैश लिंक से, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंस है, मतलब नेक्स्ट जीएस का ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमको हर एक कंपोनेंट यूज़ करने, कोई भी हमें एलिमेंट लाइब्रेरी या कोई भी हमें मॉड्यूल यूज़ करने के लिए उसको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमें रिएक्ट में होती है। नेक्स्ट जेएस हमें हर चीज़ पहले से प्रोवाइड कर देता है। तो हमने एक बार केवल नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल कर लिया तो हमारे पास सब कुछ इंस्टॉल होके आ गया। तो उसको यूज़ करने के लिए ना, अगर हम इसको यूज़ करना है तो एल में हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक, लिंक का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर href टैग यूज़ होता है, href, जिसके अंदर हम अपना पाथ दे सकते हैं कहाँ पर हमें जाना है। तो जैसे होम पेज के लिए स्लैश है तो मैंने स्लैश दे दिया। और इसके अंदर ना अगर आप जो पुराना वर्जन था नेक्स्ट जीएस का, अगर उसको आप देखो तो उसमें हम एंकर टैग यूज़ करते थे और href को लिखे बिना यहाँ पर हम सपोज होम लिख देते थे, होम, ठीक है। पर जो नया वर्जन है उसमें आपको एंकर टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हटाओ, अब सीधे यहाँ पर होम लिख दो। कंट्रोल मैंने एस किया, सेव किया और इस वाले को मैं हटा देता हूँ, इस वाले एंकल क्यों निकल रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, अगर मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूँगा तो मैं होम पे जाऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अबाउट वगैरह, और मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, सबको इसी से रिप्लेस करूँगा मैं। हटा दिया मैंने इसको, वापस से मैं यहाँ पर किया इसको 2 बार और मैं यहाँ पर एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पर के अंदर मैं एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि हम अगर यहाँ देखें ना तो ये ऊपर चला गया है। इसको थोड़ा सा अच्छा लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ठीक थोड़ा सही हो गया है। और सिमिलरली मैं और भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो है मेरे पास यहाँ पे, इसको नहीं करता हूँ मैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं क्या करता हूँ, इसके मैं नैव लिंक का मैं एक्टिव करता हूँ। नैव लिंक क्या है? नैव लिंक जो होता है वो बूटस्ट्रैप का होता है क्लास नेम, जो हमारे नैव बार के जो एलिमेंट होते हैं, लिंक्स होते हैं, उसको स्टाइल करता है और एक्टिव भी होता है। मैंने कंट्रोल एस किया, वापस आया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया ये। और मैं वापस से इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन और इसको भी मैं चेंज करता हूँ लॉगिन में, और इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ रजिस्टर, इसको भी मैं चेंज करता हूँ रजिस्टर में। मैंने कंट्रोल एस किया, वापस यहाँ पर आया, देखिए हमारे पास ये आ गया। मैंने
लॉगिन पे क्लिक किया, मैं लॉगिन पेज पे आ गया। रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पेज पे आ गया। होम पे क्लिक किया, मैं होम पेज पे आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम और स्टाइलिंग करते हैं। ऐसे तो बहुत ख़राब लग रहा है, थोड़ा और इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट को हम नैव कर देते हैं, क्योंकि हम नैव क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इसको स्टैंडर्ड रखते हैं। और मैंने यहाँ लिंक बनाया हुआ है, तो इस लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लिंक को हटा देता हूँ। इस लिंक को मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, कुछ दिक्कत? अच्छा हाँ, ये दिक्कत है, यहाँ पर भी इसको भी हटा देते हैं। सही से काम कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आया? कोई एरर नहीं आया, सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, जो ये जो नैव है ना, इसमें हम इसको सबसे पहले इसके हम बैकग्राउंड को करते हैं डार्क, और इसके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, जिसकी वजह से हम फ्लैक्स की चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकें। मैं कंट्रोल एस किया, वापस देखा, डार्क हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा ये है ना, ये एक्टिव कलर है। एक्टिव कलर मतलब यहाँ पर मतलब ब्लू कलर होता है एक्टिव कलर। यहाँ पर ये एक्टिव है ना, तो इसको हम एक्टिव से चेंज करते हैं। क्या कर देते हैं हम, इसको टेक्स्ट को हम कर देते हैं लाइट। लाइट सबको वही करते हैं हम। यहाँ पर भी इसको टेक्स्ट को मैं लाइट लाइट कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट को लाइट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर वापस आके यहाँ पर देखूँ, देखिए लाइट हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं ना, इसको जो इसका अलाइनमेंट है, उसको मैं होम को यहाँ कर देता हूँ, लॉगिन को बीच में, रजिस्टर को इधर। बाद में अगर कुछ और दिक्कत होगा हम देख लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल हम ये कर देते हैं बिटवीन। ठीक है, अब क्या होता है ना, इससे हमें अगर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन का क्या मतलब होता है कि हमको हर एक एलिमेंट के बीच में सेम नंबर का गैप मिल जाता है। अब देखिए, सेम नंबर का गैप मिलेगा हमें हर उसके हर एलिमेंट के बीच में। अगर और एलिमेंट होता तो एक बीच में यहाँ आ जाता है, कोई यहाँ आ जाता, उसी मतलब उसी हिसाब से ये अलाइन हो जाता। तो आप ये काम कर सकते हो, उसको आप एंड में भी कर सकते हो अगर आप चाहो। बिटवीन अगर अच्छा ना लग रहा हो तो आप एंड भी कर सकते हो। तो एंड में ये तीनों यहाँ पे आ गए, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो अभी मैं बिटवीन रहने देता हूँ, बाद में देखते हैं। स्टाइलिंग तो होती रहेगी, पहले कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है। और इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। कहाँ गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा स्पेस भी काट देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए मुझको, सिंगल सिंगल रखता हूँ। ठीक है, काफ़ी सही है ये। और अभी हमारा इतना हो गया, बैक नेविगेशन बार तक हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं। अब हम पब्लिक फ़ोल्डर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना, जो नेमिंग कन्वेंशन होता है ना इसमें, नेक्स्ट जेएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये पेजेस है, तो पेजेस नाम ऐसे ही होना चाहिए। वैसे मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या होता है, पब्लिक में क्या करते हैं हम पब्लिक में हम अपने सारे स्टेटिक कंटेंट को रखते हैं, जैसे कोई इमेज हो गया या फिर सीएसएस फाइल हो गया हमारी। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पर एक फाइल अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस मैंने लिखा, और इसके अंदर मैं एक इमेज लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं क्रोम में गया, तो एक वेबसाइट होती है पिक्साबे करके। ठीक है, pixabay.com। तो ये हमें रॉयल्टी फ्री हमें इमेज मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी उस पर कॉपीराइट नहीं आता। तो एक मेरा फेवरेट है, पता है, पेडेस्ट्रियन करके, पेडेस्ट्रियन। मैंने इस पर लिख के मैंने, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं लगा रहा हूँ ये लगाओ। अपने हिसाब से कोई भी इमेज लगा सकते हो। कोई आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो, या फिर पिक्साबे पर आ करके कोई और देख सकते हो। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ इमेज, मैं फ्री टू डाउनलोड करता हूँ। और मैं ये चूज़ करता हूँ, डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो मैं रोबोट नहीं हूँ, सबको पता ही है, तो मैं चेक कर देता हूँ इसको। मोटर बाइक्स कौन कौन से मोटर बाइक्स हैं, ये है। अच्छा, ये आएगा मोटर बाइक्स में कि केवल ये आएगा? इसको हटा दूँ, वेरीफाई करते हैं। अरे वाह, हो गया। अब डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ मैं, अभी मेरे लिए डाउनलोड कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको वापस से पेस्ट करता हूँ, इसको मैं ले जाके अपने उस इमेजेस फोल्डर में डाल देता हूँ काफ़ी आसानी से। तो मैं इसको डालता हूँ अपने इमेजेस फोल्डर में। मैं अपने इमेजेस फोल्डर में डालता हूँ इसको, यहाँ पर आ गया ये। अब इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी मैंने इसका नाम रख दिया, ये नाम चेंज हो गया हमारा।
अब मैं वापस आता हूँ अपने index.js में, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक इमेज नाम का स्टार्ट करता हूँ और एसआरसी में मैं ये डाल देता हूँ। देखो, पब्लिक फोल्डर में रखने का एक फ़ायदा पता है क्या है, कि आपको जैसे अगर आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करते थे तो आपको क्या करते थे, आप यूज़ करते डॉट डॉट स्लैश, फिर आप लिखोगे पब्लिक, फिर लिखते थे डॉट इमेजेस डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी। ठीक है, इस टाइप से यूज़ करना था। लेकिन अब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो पब्लिक के अंदर जो चीज़ें ना, आप सीधे केवल वो लिखो। आप लिखा स्लैश इमेजेस स्लैश DEFAULT डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी, आप सिर्फ ये लिखो। ऑल्ट में मैं लिख देता हूँ इमेजेस, इमेज, कंट्रोल एस किया, सेव किया, वापस में आया, अपने यहाँ पे गया, ये देखिए हमारे पास ये इमेज आ गया काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी भयंकर इमेज आया है, इसको अभी हम सही करेंगे। तो ये इमेज काफ़ी सही लगता है मुझे। तो क्या है, आप ये बता सकते हो किस कंट्री का इमेज है ये? तो हाँ, ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आपको इस कोर्स में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस कंट्री का है। ये है न्यूयॉर्क का। कैसे पता चला मुझे पता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NYC टैक्सी, मैंने 1 सेकंड में देख लिया इसको, न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी। क्या लगता है मुझे, CBI में होना चाहिए ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक CSS फोल्डर ही बनाता हूँ पब्लिक के अंदर। CSS फोल्डर बनाता हूँ और CSS में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पर मैं करता हूँ स्टाइल्स डॉट CSS। ओके, अब मैं यहाँ पर अपने इमेज को अभी कुछ भी मैं देता हूँ, ऐसे कुछ भी। सपोज मैं इसके विथ को 500 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, बाद में मैं चेंज करूँगा, अभी दे देता हूँ। और सपोज मैं बॉडी को ना, बॉडी के मैं बैकग्राउंड कलर को क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। सही है। अब इसको हम अगर इसको हमको यूज़ करना है तो हम इसको app.js में करते हैं इंपोर्ट, जिसकी वजह से ये हमारे जो स्टाइल, हमारा जो फोल्डर है वो पूरे हमारे नेक्स्ट जेएस के पूरे सब हर मतलब पूरे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, ग्लोबली अवेलेबल हो। तो अगर आप HTML में होते हो तो HTML में अगर आप CSS बनाते हो तो HTML में अपने हेड पे जाके आप उसको लिंक करते हो। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट जेएस में भी ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हेड को, हेड को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम हेड को करते हैं, जो भी चीज़ें हम लिंक करते हैं ना, सपोज मैंने कोई एक जावास्क्रिप्ट बनाया, वैसे जावास्क्रिप्ट बनती नहीं है इसमें, लेकिन आप बना सकते हो। तो मैंने कोई JS फाइल बनाई, एक्सटर्नल स्टैटिक कोई JS फाइल बनाई, उसको मुझे अगर इंपोर्ट करना है तो मुझको उसको भी मुझे हेड के अंदर रखना होगा, क्योंकि हम HTML में हेड के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले हम हेड को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं मैं नेक्स्ट स्लैश हेड। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर होता है, और उसी तरीके से हम यहाँ पर हेड लिखते हैं। और इस हेड के अंदर मैं लिंक का टैग, जैसे आप स्टाइल शीट यूज़ करते हो CSS के लिए, सेम आप वही यूज़ करोगे। और सेम मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे दूँगा styles.css। मैंने सेव किया, वापस ओपन किया, ये देखिए आ गया। लेकिन मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड नहीं हुआ। ये तो 500 पिक्सल हो गया, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया, वापस मैं यहाँ पर आया, देखिए अब रेड हो गया मेरा, मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो जो बूटस्ट्रैप होता है ना वो ज़्यादा हमारा उसका महत्व ज़्यादा होता है हमारा अपने इंटरनल CSS से। तो उसका अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया तो ये हमारा अप्लाई हो गया। तो अभी तक मैंने इतना देख लिया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें देख ली हमने, और काफ़ी चीज़ें हमने रेट और नेक्स्ट JS के बारे में सीखी भी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉगिन और रजिस्टर पेज को बनाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखता हूँ। हमने काफ़ी चीज़ें आज देख ली, हमने इंट्रोडक्शन देखा कोर्स का, और भी कई सारी चीज़ें देखी कि पेजेस के बारे में देखे, पेजिनेशन के बारे में देखा हमने, पब्लिक फोल्डर्स के बारे में देखा, पेजेस के बारे में देखा, और app.js के बारे में देखा। काफ़ी चीज़ें हमने नए नए कॉन्सेप्ट सीखा। आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाकी अच्छा अभी मेन कंटेंट तो आने ही वाला है। ये तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। अभी तो हमने सिर्फ एक इमेज लगाया और एक नेविगेशन बार बनाया। अभी हमें लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन और रजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।